कहा गया समेकित बाल विकास सेवा योजना वर्ष में शुरू हुई। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लॉन्च इन ईयर, कब लॉन्च हुआ था ये समन्वित जो बाल विकास योजना है, जिसको एकीकृत बाल विकास योजना भी कहते हैं, यह किस सन में लॉन्च हुआ था? 1973 में या 1975 में या 1977 में या लास्ट ऑप्शन 1979 में? आंसर आपका क्या है? 1975 यानी 1975 में ये जो आपका ICDS है यह क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था या यह स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया भारत में, ये क्वेश्चन 2021 TGT में आया है, रूप बदल दिया गया है। ठीक है, कहा गया है भारत में गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान स्थापित हुआ था। ठीक है, पहला 1932 1932 में, 1933 1934 या 1935। ठीक है, इसको आप एक और क्वेश्चन ही बनाइएगा, स्थापित हुआ था, किस सन में स्थापित हुआ था वो भी आंसर करिए, और कहाँ स्थापित हुआ था वो भी बताना है आपको। ठीक है, कोलकाता, ठीक, दूसरा है आपका मुंबई, ठीक है, तीसरा है दिल्ली, चौथा है पटना। बताइए, आपको बताना है गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान स्थापित हुआ था 1932 1933 1944 1955। कहाँ हुआ था? कोलकाता, मुंबई या फिर आपका दिल्ली या पटना? आंसर क्या होगा? ये पहला संस्थान बना था कौन सा? 1932 में। और कहाँ बना था? दिल्ली में। नाम क्या था? लेडी इरविन था। ठीक है, कॉलेज का नाम था, है ना, लेडी इरविन कॉलेज, 1932 न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 किस सन में? तो आपने आंसर दिया था 1932। कहाँ पर? तो आपने आंसर दिया न्यू दिल्ली, और उस कॉलेज का नाम क्या था? लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया पितृसत्तात्मक परिवार वे परिवार हैं जहां पैट्रियार्कल फैमिलीज आर दोज फैमिलीज वेयर माँ का अधिकार सर्वोत्तम है। जहां पर अधिकार सत्ता माँ के हाथ में होती है ना, उसको मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक तो वैसे ही नहीं होगा, इसको काट दीजिए। परिवार का वंश पिता के द्वारा होता है, परिवार के मुखिया माता और पिता दोनों होते हैं, या ए और बी दोनों सही है? आप आंसर क्या करेंगे कि जो आपका पितृसत्तात्मक परिवार होता है उसमें सत्ता किसके हाथ में होती है? उसमें सत्ता पिता के हाथ में होती है ना, पुरुष प्रधान। और भारत में यही चलता है। भारत में जो फैमिलीज हैं उनकी दो विशेषताएं हैं, एक आपका क्या है? पितृसत्तात्मक परिवार, और दूसरा संयुक्त परिवार प्रणाली। ये दो विशेषताएं आपको याद होगा, कल अभी हम लोग जब नेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 2023 का, तो हम लोगों ने जो ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, उसके लाभ हमने पढ़े थे, है ना, कि बालकों को क्या लाभ होगा अगर वो संयुक्त परिवार में है। तो आदर भाव वाली भावना आ जाएगी, है ना, वो सहयोग करना सीख जाएंगे। 5 ऑप्शन था, हमें 3 चूज करना था, याद होगा आपको। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक परिवार वे परिवार होते हैं जहां परिवार का वंश पिता के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है? ठीक है, यस, कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है क्या? एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने और बचत करने की एक योजना है। बताइए, कहा जा रहा है व्हाट इज अ प्लान ऑफ स्पेंडिंग एंड सेविंग विद इन अ गिवन इनकम फॉर अ डेफिनेट पीरियड। ठीक है, आपको ये बताना है। आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। आप आंसर कैसे करेंगे? आप आंसर कर पाएंगे, हाँ, आप कैसे आंसर करेंगे? आपका बैलेंस शीट, दूसरा आपके पास है व्यय विवरण, तीसरा है बजट, और तीसरा है आय विवरण। ठीक है, आपको आंसर करना है। अब आप आंसर क्या करेंगे? एक निश्चित समय में आय को कहाँ खर्च करना है, किन मदों पर, कि कैसे हमें बचत करनी है, इन सब की योजना बनाने का काम कहाँ पर होता है? इन सब की योजना बनाने का काम कहाँ होता है? बजट में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? बजट में होता है। बाकी बैलेंस शीट क्या है, संतुलन तालिका क्या है? तो बैलेंस शीट, संतुलन तालिका 2021 में पूछा गया कब बनता है?
वर्ष के अंत में, वर्ष के प्रारंभ में, दोनों में, किसी में नहीं। हमें पता है ना सेशन के लास्ट में बनता है, यानी कि साल के अंत में या सत्र के अंत में बनता है। ठीक है, इसके साथ ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, संतुलन तालिका कब बनाई जाती है, तो सेशन के अंत में, सत्र के या साल के अंत में बनाई जाती है। बाकी एक निश्चित अवधि के लिए दी गई आय में खर्च करने और बचत करने की जो योजना है उसको क्या कहा जाता है, उसको बजट कहा जाता है। अब जरा यहीं पर एक आप आंसर हमें कर दिए, उपभोग का नियम किसने दिया है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, उपभोग का नियम किसने दिया है। आप आंसर क्या करेंगे, अर्नेस्ट एंजल ने दिया है। कितने मद बताए हैं, 5 मद बताए हैं। पहला मद क्या है, तो जो इनका पहला मद है वो है भोजन, और जो इनका अंतिम मद है वो क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन है। इनके द्वारा दिए गए उपभोग के नियम की सबसे बड़ी खामी या कमी क्या है, इन्होंने कहीं पर भी किसकी बात नहीं की है, इन्होंने कहीं पर भी बचत यानी कि सेविंग की बात नहीं की है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया, उद्यमिता विकास के लिए प्रेरणा निम्न पर आधारित हो सकती है। मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैन बी बेस्ड ऑन। आपके पास पहला है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, दूसरा है इनोवेटिवनेस यानी कि नई सोच, तीसरा है सफल महिला उद्यमी, और लास्ट आपका है उपरोक्त सभी। आपको आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे कि अगर हम उद्यमिता की बात करें तो इसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो भाई अगर देखिए बिजनेस करना, कोई नई चीज़ शुरू करना है ना, इसके लिए सबसे पहले आपके पास वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। उतना आपके दिमाग में, उतना आपका दिमाग क्रिएटिव है कि हम ये चीज़ ऐसे करें तो और बेहतर हो सकता है। ये कैसे आप लोग पढ़ाते समय करते हैं ना, या हम ही लोग करते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल दे तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, ये ऐसे इस पर ये वाला पॉइंट लिख दें तो बच्चे के लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्रिएटिविटी है, नई सोच ये भी ज़रूरी है। ठीक है, और सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर, सफल उद्यमी महिला, ये भी है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम होम साइंस, अच्छा जरा एक चीज़ बता दिए, होम साइंस का नाम बदल करके अब क्या हो गया है। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी में ना सफल महिला उद्यमी की कहानी लिखी हुई है, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, क्लास 10th की किताब में है एनसीईआरटी में। वो कौन सी कहानी है आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा हिंट कर दें। शादी विवाह में बिना वो आइटम के शादी कंप्लीट ही नहीं लगती है, वो ना रहे तो सूना सूना लगता है। अब बताइएगा, हालांकि एक और महिला का जिक्र है, 2 महिलाओं का जिक्र है, 2 अलग अलग महिलाएं हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 25 आंसर हो गया डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया, निम्न में से कौन सा विटामिन कोशिका झिल्ली का प्रमुख वसा में घुलनशील ऑक्सीरोधी है, बताइए। ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आपको बताना है, निम्न में से कौन सा विटामिन कोशिका झिल्ली का प्रमुख वसा में घुलनशील ऑक्सीकारक रोधी है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई। आप आंसर क्या कर देंगे, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की बात करें तो ये जो आपका विटामिन ई है ना, इसी को क्या कहा जाता है, किरण मजुमदार और लिज्जत पापड़, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, इन्हीं दोनों का नाम है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आप आंसर क्या कर देंगे, विटामिन ई करेंगे, वही विटामिन ई जिसको फर्टिलिटी का विटामिन यानी कि प्रजनन का विटामिन कहते हैं, वही विटामिन ई जिसको ब्यूटी विटामिन यानी सुंदरता का विटामिन कहते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कहा क्या जा रहा है, आंखों का रंग, जैसे ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, आंखों का रंग, कॉमा चेहरे की विशेषता, माँ के से मिल रहा है, पिता से मिल रहा है, दादी से मिल रहा है, चाची से मिल रहा है ना, तो आंखों का रंग, चेहरे की विशेषता आदि आम तौर पर किस चीज से प्रभावित होती हैं, वातावरण से, वंशानुक्रम से, परिपक्वता से या विकास से, आपको बताना है जी। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि आंखों का रंग, चेहरे की विशेषता, यह सब
किससे प्रभावित हैं? यह सब वंशानुक्रम के हैं ना। अब हेयर कर्ली होगा, स्ट्रेट होगा, है ना, बाउंसी होगा, है ना, उभार कहीं कहीं होगा कि नहीं होगा, आंखों का रंग, नैन नक्श, ये सब क्या है? ये सब हेरिडिटी में मिले हुए होते हैं, अर्थात वंशानुक्रम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कहा गया विधि प्रदर्शन बैठकें हैं, कैसे हैं? ठीक है, ओके, यस, कहा गया विधि प्रदर्शन बैठकें हैं। पहला व्यक्तिगत संपर्क विधि की, दूसरा है जन संपर्क विधि, तीसरा है समूह संपर्क विधि, और लास्ट है उपरोक्त सभी। आप आंसर करेंगे कि अगर हम विधि प्रदर्शन बैठकों की बात करें तो विधि प्रदर्शन या परिणाम प्रदर्शन, है ना, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आपके समूह संपर्क के अंतर्गत आती हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। व्यक्तिगत में व्यक्तिगत वार्ता आता है, यानी टेलीफोन कॉल कर लिया, आप किसी के घर चले गए, किसी के खेत चले गए, किसी के फार्म हाउस पे चले गए, है ना, उसके कार्यालय गए, यह व्यक्तिगत होता है। मास संपर्क के लिए जितनी भी सोशल मीडिया है, टेलीविजन है, किताबें हैं, सिनेमा है, मैगजीन है, ठीक है, ये सब क्या है? ये मास कांटेक्ट के मेथड होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? प्रसार शिक्षा के कम से कम 25 से 30 सिद्धांत हैं। कितने हैं? 25 से 30 सिद्धांत। और सबसे प्रमुख करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा है देख करके विश्वास करना। तीसरा स्थानीय परिस्थितियों में कार्य करना। चौथा स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करना। पांचवा स्थानीय भाषा का प्रयोग करना। छठा स्थानीय संगठन की सहायता लेना, स्थानीय नेता की सहायता लेना, स्थानीय लोगों का नेतृत्व करना, है ना, उसके साथ तृणमूल का सिद्धांत, शून्य से शिखर का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, और फिर लोचशीलता का सिद्धांत, हर घर तक पहुंच का सिद्धांत, सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत, सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं उनके आदर का सिद्धांत, नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग का सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत हैं प्रसार शिक्षा के। आपको बताना है जो 4 यहाँ दिया गया है उसमें से कौन सा नहीं है। पहला तृणमूल संगठन का सिद्धांत, दूसरा सांस्कृतिक समानता का सिद्धांत, तीसरा सहभागिता का सिद्धांत, चौथा नेतृत्व का सिद्धांत। नेतृत्व का सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ये प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, सहभागिता का सिद्धांत भी होता है। सांस्कृतिक समानता का सिद्धांत नहीं होता है। सबके हर गांव का जो कल्चर है, हर जगह का जो कल्चर है उसमें वो अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसमें वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो हमारे यहाँ का कल्चर वही आपके यहाँ का भी, वही तीसरे का चौथे का, सबके यहाँ का कल्चर एक जैसा नहीं होता है ना। तो सांस्कृतिक समानता नहीं, सांस्कृतिक असमानता या सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत होता है कि एक प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्य करते समय प्रसार शिक्षण में सभी संस्कृतियों का क्या करना होता है? सम्मान करना होता है ना। और तृणमूल का सिद्धांत है ही है। तो आपसे कहा गया कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ कल्चर सिमिलैरिटी ये नहीं है, बल्कि है क्या? सांस्कृतिक असमानता का सिद्धांत। अलग अलग जगह पे कल्चर अलग है और हमें हर व्यक्ति के कल्चर, हर गांव के, हर जगह की कल्चर का सम्मान करना होता है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है क्या? क्रियाकलापों की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार करना कि संपूर्ण नियोजित कार्यक्रम का ठीक प्रकार से निष्पादन हो सके कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, ओके जी, हाँ, यस, आपके पास है कार्यक्रम मूल्यांकन, दूसरा है कार्यक्रम क्रियान्वयन, तीसरा आपके पास है कार्य योजना, और फिर लास्ट है कार्य उद्देश्य। आपको आंसर करना है। जी, सभी लोग आंसर करिए। कहा गया कार्यकलापों की रूपरेखा। अच्छा, रूपरेखा, आउटलाइन, ब्लूप्रिंट, खाका, ये 4-5 शब्द हम लोग पढ़े हैं। और कब पढ़ रहे हैं? जब हम सबसे पहले की बात करते हैं, किसी भी प्रबंधन का जो पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है, अर्थात प्लानिंग की हम बात करते हैं ना, कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग
या ये जो आपका योजना बनाना है जिसको नियोजन कहा जाता है, यह क्या है, उद्देश्य को प्राप्त करना, मान लीजिए ये उद्देश्य है आपका, ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए हमने जो क्या की है, ये जो हमने आउटलाइन बनाई है, ठीक है, ये जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है, ये जो हम लोगों ने रूपरेखा बनाई है, या जो हम लोगों ने खाका तैयार किया है, ठीक है, जिस पर चलते हुए, जिसके अनुसार कार्य करते हुए हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही योजना कहा जाता है, याद करिए, है ना। तो अगर कहीं रूपरेखा लिखा है, ब्लूप्रिंट लिखा है, खाका लिखा है ना, तो इन सब के लिए जो शब्द यूज होता है वो क्या होता है, योजना बनाना होता है। आपके पास कार्यक्रम मूल्यांकन है, कार्यक्रम क्रियान्वयन है, कार्य योजना है और कार्यक्रम उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। कल वाली क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को क्या करेंगे, डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। 2 दिन नेट और 2 दिन टीएसटी पीएसटी, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे ताकि सबकी शिकायतें थोड़ी कम रहें। ओके, चलिए, उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। सिर्फ क्वेश्चन मत देखा करिए, आसपास की चीज़ें भी सुना करिए, आपके लिए बहुत काम की रहेंगी और आपका कनेक्ट करने का जो पॉइंट है वो भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मुलाकात होगी कल के सेशन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग डिस्कस करेंगे।